नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल स्टडी कर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB ALP का CBT 2 का पेपर का सोल्यूशन की सीरीज जो हुआ था 6 मई 2025 की शिफ्ट 1 में। इसका हम यहाँ पे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन। 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। ये हो गई 2 समांतर पंक्तियां, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4-4 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। समान दूरी है। पंक्ति 1 में जो ABCD बैठे हैं उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है ना, तो वो इधर बैठे हो। तो पंक्ति 1 ये हो गई। इसमें कौन कौन है? ABC और D, ठीक है। पंक्ति 2 ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी PQRS की, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। इनका मुख हो गया उत्तर की ओर। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के अन्य व्यक्ति के सम्मुख है। ये सम्मुख हो गया, ठीक है। अब क्या करें? R के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। R यहाँ पे हैगा तो R के दाएं 3 व्यक्ति हो गए, ठीक है। D का मुख जो है उस व्यक्ति के सम्मुख है जो S और P का निकटतम पड़ोसी है। S और P कहाँ पे है? वो इसमें हैंगे। तो S और P का निकटतम पड़ोसी कौन होगा? Q रह जाएगा। हमें P का नहीं पता यहाँ पे है या वहां पे है, और S का नहीं पता, लेकिन बीच में तो यहाँ पे Q ही आएगा, ठीक है। और जो इसके बीच में है वो D के सम्मुख हैगा, तो यहाँ पे आ जाएगा D। C का मुख उस व्यक्ति के सम्मुख है जो S के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखिए, S अगर इधर होगा, S के बाएं दूसरे स्थान पर नहीं बनेगा, तो यानी इसका मतलब हो गया S इधर है, S के बाएं दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? P हो जाएगा। P यहाँ पे नहीं है, S यहाँ पे है। ये कंडीशन उसने क्लियर कर दी। क्या कह रहा है? C का मुख उस व्यक्ति के सम्मुख है जो S के बाएं दूसरे स्थान पर, S के बाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पे हो गया C, ठीक है। R का मुख A के सम्मुख नहीं है। R इधर हैगा, A के सम्मुख नहीं हैगा, तो इसका मतलब है A इधर बैठा हुआ हैगा। अब देखिए, इधर तो सारे हो गए, इधर बच गया B, ये हो गया B। निम्नलिखित में से कौन B के सम्मुख है? B के सम्मुख कौन है? R। ऑप्शन 2 का R करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI पत्ती में मूल राशियां निम्नलिखित में से कौन सी है? वो बल नहीं है। कौन सी नहीं पूछी गई है ना। 7 मूल राशियां आपको याद होनी चाहिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय हो गया, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये हो गया छठा और ये हो गया सातवां। इनकी आपको मात्रक भी याद होनी चाहिए। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ठीक है। तो आपको ये राशियां भी याद होनी चाहिए कौन कौन से, और उनके मात्रक भी याद होने चाहिए। एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलक है ना। ठोस घनाभ में 3 आसन फलक होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा। फलकों का क्षेत्र, आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 162, 144 और 50 सेंटीमीटर। तो आसन शत्रु एक के साथ ए भी होगा, दूसरे के साथ बी और सी होगा, तीसरे के साथ सी और ए होगा, तभी आसन बनेंगी, ठीक है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है? ए बी सी का गुणनफल होता है। अब इन सबकी गुणा कर दें तो क्या होगा? ए बी बी सी सी ए मिलेगा, लेकिन ये सब स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? ए 2 बार है, बी 2 बार, तो हम इसका अंडर रूट निकाल देंगे। तो बस इन सब की गुणा कर दीजिए। 162 गुणा 144 गुणा 50, ठीक है। इस 2 को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? एक 4 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 324 हो गया, ये 144 हो गया और ये 25 हो गया। अब ये सारे वर्गमूल बन गए, ठीक है। ये 18 का वर्गमूल हो गया, ये 12 का हो गया और ये 5 का हो गया। 12 पंचे होता है 60 और 18 छिंगा कितना होता है? 108। ये हो गया 0। 1080। आयतन कितना मिले? 1080 मीटर क्यूब, या अगर यूनिट दिया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस का इस परस्पर बदल दिया जाए, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, है ना। गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो ये भाग हो जाएगी और ये गुणा हो जाएगी। तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें गुणा क्या होगा, 28 गुणा 3 भागा 4 प्लस 15 और ये हो रहा है 32 माइनस का। तो 4 से हम इसे भाग कर सकते हैं, कितनी बार में चला जाएगा, 7 चौक 28, 7 3 हो गया 21 और ये 32 और ये इधर प्लस में आएगा। इसमें से घटाएंगे 11 आएगा और 15 जोड़ दें कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए जो है बी से 3 गुना अधिक कुशल है, ए जो है बी से 3 गुना अधिक कुशल है, तो हम इनका रेशो ले लेते हैं। बी इसके बटे में आ गया, ऊपर क्या बचेगा 3, नीचे बचेगा 1। अब ये जो मिला ये हमें मिली एफिशिएंसी, है ना, ये ए की एफिशिएंसी हो गई और ये बी की एफिशिएंसी हो गई। वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी, है ना। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोनों की, 3 और 1, ये हो गया 4। ये काम 12 दिन में कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल गया टोटल वर्क, है ना। 12 दिन में दोनों मिलके कर रहे हैं और दोनों की एफिशिएंसी 4 हो गई और हमने ये गुणा कर दी तो हमें टोटल वर्क मिल गया। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, टोटल वर्क में से हम ए की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 से भाग कर दे, 3 से 4 बार में चला जाएगा, 4 चौक 16, 16 दिन में ये उसे कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमरन 1 मिनट में 60 मीटर की दूरी तय करती है और फिर उसी सीधे रास्ते से वापस आ जाती है। अब जो है ये सिमरन है वो ए से गई, मान लीजिए आप ए से गई बी और 60 मीटर की दूरी तय करी। अब वो वापस इसी रास्ते से, है ना, इसी रास्ते से वो वापस भी आ गई, 60 मीटर की दूरी तय करेगी वापस आते समय भी। उसकी यात्रा का औसत वेग कितना होगा। औसत वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है। और विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक दूरी माइनस अंतिम दूरी, न्यूनतम दूरी, है ना, प्रारंभिक माइनस अंतिम। तो दोनों ही पॉइंट देखिए, प्रारंभिक भी यही है और अंतिम पॉइंट भी इसका यही है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। तो समय से आप कुछ भी भाग कीजिए आपका आंसर 0 ही आएगा। तो ऑप्शन 3 का हमारा 0 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। अगर गति पूछी होती तो वहां पे जो है वो जुड़ जाती, डिस्टेंस जो ट्रेवल करी गई थी, है ना। निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लिए दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर हैगा, ये हो गया। अब हमें सिंबल से पहले एक नंबर और उसके बाद एक अल्फाबेट को ढूंढना है ना। सिंबल से पहले नंबर नहीं मिला, सिंबल से पहले नंबर मिला और यहाँ पे हमें मिल गया एक अल्फाबेट। सिंबल के बाद नंबर नहीं मिल रहा है, यहाँ नंबर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिला और कहाँ, यहाँ पे भी नहीं मिला, बाकी हमें कहीं पर भी नहीं मिला। हमें एक ऐसा है एक ही पैटर्न मिला, ऑप्शन 2 का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये कोड किया गया, इसको ये कोड किया गया, बी के लिए कोड क्या होगा, बी इधर है बी इधर है, यानी एक ऐसा कोड दोनों में जो कॉमन होगा। 8 देखें 8 नहीं है, 6 देखें 6 नहीं है, 2 देखें 2 है इसमें, तो बी का कोड क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन 4 का 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऊष्मा चालकों को निरूपित करता है। ऊष्मा चालकों का ना, जो ऊष्मा को प्रभावित होने देते हैं। अब देखिए एल्युमिनियम होने देगा, लकड़ी और प्लास्टिक नहीं होने देते हैं, ये ऊष्मा के कुछ चालक होते हैं। एल्युमिनियम चांदी तांबा ये तीनों ही जो है धातु है और धातुएं जो है ऊष्मा की चालक होती हैं, ठीक है। तो इसमें लकड़ी कट जाएगा गलत है, इसमें कागज है प्लास्टिक है ये कट जाएंगे, केवल हमें यही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 4.7000 कितने सार्थक अंक है, देखिए 1 2 3 4, तो 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। अब 0 पहले लगी होती तो उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन बाद की 0 का मतलब निकलता है सार्थक अंक में। ऐसा ही पत्ती में कितने मूल मात्रक होते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया था, 7 मूल मात्रक होते हैं। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये कथन दिया गया, जयपुर के एक मॉल में आज दोपहर भीषण आग लग गई जिससे अंदर मौजूद कई व्यक्ति घायल हो गए। कार्रवाई क्या हुई, पुलिस को यह जांच करनी चाहिए कि मॉल में अग्नि सुरक्षा विनोकों का पालन किया गया था या नहीं। ठीक है। ट्रैफिक पुलिस को लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ट्रैफिक के अग्नि स्थल से दूसरी तरफ मोड़ना चाहिए। अब ये उसका कथन हो गया और उसके ऊपर ये बिल्कुल सही कार्रवाई हो जाएगी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति का गलत सूत्र है? P बराबर होता है वी आई, या फिर लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, या फिर लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये तीन तरीके से लिख सकते हैं। अब वी आई हो गया, वी स्क्वायर बटा आर हो गया, आई स्क्वायर हो गया, ये गलत हो जाएगा। ये होता तो भी ये शक्ति का नहीं, ये ऊष्मा का मात्रा, ये ऊष्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जो है वैज्ञानिक में लिखिए। अब वैज्ञानिक में क्या था, 10 की पावर में लिखते हैं, तो देखिए है ना 10 की पावर में, और दशमलव के एक स्थान तक लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 हो जाएगी और लिखेंगे 5.56। ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है। आप ये भी नहीं, इस तरह से भी नहीं लिख सकते, दशमलव के एक स्थान तक ही ले जाना है, और एक स्थान था मतलब उससे पहले एक ही स्थान पे दशमलव होना चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पे दशमलव के एक तरफ लेफ्ट साइड। इंजीनियरिंग ड्राइंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विमा की सही परिभाषा है? विमा मापन में उपयुक्त मात्रक के व्यक्त संख्यात्मक मान है ना। जैसे कि मैं बात करूँ, ये इसकी कोई लंबाई होगी है ना 10 मीटर कह लीजिए, ये 5 होगा, तो ये संख्यात्मक मान ही तो होता है विमा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जसप्रीत ने वार्षिक रूप से सृजित होने वाली 5% वार्षिक ब्याज दर पर 12,800 जमा किए। 2 वर्ष बाद जसप्रीत को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी? अब देखिए सीआई लग रहा है यहाँ पे, है ना, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, तो ये टेबल बनाइए आप। ठीक है, ये पहले साल के लिए होती है और ये दूसरे साल के लिए होती है, ये ऐसा ही होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरी टेबल जो होती है सीआई की होती है, और ये सीआई माइनस एसआई होता है। ठीक है, अब देखिए एसआई हर साल बराबर रहता है, तो 5% ये हो गया, 5% ये हो गया। अब इस 5% का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? पचू पचू 25 हो जाएगा, और एक प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100। यहाँ पे 1% आ जाएगा, भाग करेंगे 0.25% हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सीआई कितना हो गया? 5 10 और प्लस ये 10.25% हमें निकालना है। ठीक है, और जो है ये धनराशि, कुल कितनी धनराशि होगी? अब धनराशि जो होगी 100% यानी मूलधन होगा, प्लस उसमें ब्याज होगा, कितना 10.25 जो हमने अभी निकाला। तो हमारे पास ये वैल्यू तो है 12,800 प्लस ब्याज को हमें निकाल के इसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो बस इसका निकाल लीजिए, वो 12,800 का 10.25% प्रतिशत घटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी। ठीक है, अब इसमें से 4 की गुणा इसमें कर दे तो ये 40 एक 41 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 4 दूनी 8। ठीक है, अब गुणा आसान हो जाएगी, गुणा कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा और फिर 8 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 8 3 11 और ये 13, 1312। बस ये जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 2 3 1 4, 1412। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जब गति के कारण होती है कोई ऊर्जा तो वो होती है स्थिति गति ऊर्जा, और जो स्थिति के कारण होती है वो होती है स्थिति ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संख्याओं के दो समुच्चय नीचे दिए गए हैं, ये अब जो पैटर्न इसमें लगेगा वही हमारा आंसर में भी लगना चाहिए। तो यहाँ देखें 11 का स्क्वायर करेंगे 21 हो जाएगा, 27 का स्क्वायर करेंगे 729 हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर करें हमें 256 आता है, तो ये गलत हो गया पूरे का पूरा। दूसरा देखिए 23 का स्क्वायर करेंगे मिलेगा, 13 का स्क्वायर करेंगे ये मिलेगा, 25 का स्क्वायर करेंगे ये मिलेगा, तो बाकी में तो लग रहा है। यहाँ देखेंगे यहाँ ये प्लस का 100 जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम 100 जोड़ेंगे 629 हो जाएगा, यहाँ पे 100 जोड़ेंगे 269 होना चाहिए था, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 100 जुड़ा हुआ है ना। अब इसमें से 50 घटा दीजिए आप, माइनस का 50, तो यहाँ पे आप 50 को घटाएंगे तो 729 होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ 50 घटाएंगे 675। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अक्षय को अपनी बिक्री राशि में पहले वर्ष में 2% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई। इस प्रकार जो है वर्तमान बिक्री ये है कि 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, वो हमने मान ली 100। अब जो वृद्धि की बात है तो आप 100 में जोड़ दीजिए, 102% हो गया, ये हो जाएगा।
125%। तो पहले साल था x, 2 वर्ष पहले थी उसकी वैल्यू x, तो अगले साल क्या हुआ, एक साल में क्या हुआ, 2% की वृद्धि हुई, कितना हो गया 102%, कटाएंगे बटे में 100, फिर जो है उसके अगले साल 25% की वृद्धि, 125 हो गया बटे में 100 बराबर कितना हो गया, ये वर्तमान है फिर 142,800। काट लीजिए, 25 से 5 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में चला जाएगा, है ना। बाकी को हम उधर ले चलते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 142,800 गुणा 20 गुणा 4 बटे में हो जाएगा 102। अब 102 से भाग करेंगे, ये दोनों कट जाएगा एक बार में और ये 408 बचेगा जो 4 बार में चला जाएगा। 14 ये हो गया, 20 30 ये हो गई, 4 दूनी 8, 14 8 कितना होता है 112 और 30 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 1,12,000। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान m किसी वस्तु को h ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है, वस्तु के गिरने के साथ उसकी ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। अब देखिए कोई जो है h हाइट पर है ना, तो सबसे पहले जब यहाँ पे होगा तो उसमें क्या होगी, उस स्थिति जो है जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं वो होगी मैक्सिमम, है ना, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी 0, क्योंकि इस समय वो रुका हुआ है। और जैसे ही आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है घटती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ती जाएगी, है ना, और नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती जाएगी। और जैसे ही ये जमीन से टकराने वाला होगा जस्ट, है ना, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उस समय पे मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। ठीक है, तो आपसे पूछा गया वस्तु के गिरने के साथ साथ उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। अब देखेंगे, जो स्थिति ऊर्जा पहले मैक्सिमम थी, फिर कम हुई, फिर और कम हुई और फिर 0 हो गई, यानी स्थिति ऊर्जा घटती गई और गतिज ऊर्जा जो पहले 0 थी वो बढ़ी और मैक्सिमम तक चली गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा में कमी होगी जबकि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से 5S सिद्धांतों में से एक नहीं। अब देखिए 5S जो है ये जापानीज वर्ड से लिए गए है ना, तो उसमें सुपरवाइजिंग नहीं आता है, सीरो सीटोन सिटकेसु ये सब होते हैं। ठीक है, आप इनको बस याद रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक व्यवसाय में तुषार को जो है 10,000 का निवेश किया तथा सलील ने जो है 20,000 का निवेश किया। तुषार को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 10% भाग प्राप्त हुआ, शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। 14,400 का लाभ, तुषार का हिस्सा कितना है ना, लाभ में तुषार का हिस्सा। अब देखिए तुषार का इन्वेस्टमेंट है 10,000 और सलील का इन्वेस्टमेंट है 20,000। अब इनको जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही बांट दिया जाएगा, तो ये कितना है, 1:2 आया। तुषार को जो मिलना है वो लाभ का एक हिस्सा मिलना है, लेकिन तुषार को जो है लाभ का 10% भाग दिया जा रहा है उसके मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो जो लाभ हुआ है 44,400, इसका 10% तुषार को दिया जा रहा है, कितना हो जाएगा इसका 10%, 1440। ये तुषार को मिलेगा ही मिलेगा, और जो बच गया 90% उसको जो है ये 1 और 2 के रेशो में बांट दिया जाएगा। तो हम 1440 में से ये निकाल देते हैं, 1440 कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, ये 13 में से 4 जाएगा 9 हो जाएगा, 13 में से 12, 12960, ये 90% हिस्सा हुआ। अब ये बटेगा 1 और 2 के रेशो में, है ना, तुषार का हिस्सा 1 तो ऊपर आ जाएगा 1, टोटल 3 से भाग कर है ना, 2 1 3 जोड़ के, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये इतना तुषार को मिला और 10% ये मैनेजमेंट के लिए मिला। तो 43201440, 0 4 और 2 6, 4 3 7 और 4 और 1 5 हो जाएगा। 5,760 रुपये तुषार को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 ओम 20 ओम 60 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, 1/R1 1/R2 1/R3।
3 है ना। जितने प्रतिरोध हो बस उसे जोड़ते चले जाइए। R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। बस वैल्यूज को लिख दी 1/3, 1/20, 1/60। 60 एलसीएम ले लीजिए तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा। 3 2 5 1 6 हो गया। 6/60 भाग कर देंगे, 1/10 हुआ और ये 1/R था, है ना। तो बस सामने जो है वो इसका वैल्यू हो जाएगा 10। तो तुल्य प्रतिरोध हमें कितना मिला? 10 ओम का। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप ये दिया गया है ना। अब आयताकार मैं बनाऊं होल, तो ये एक आयताकार होल हो गया जिसका फर्श फर्श ये हो गया, ये फर्श हो गया है ना। तो लंबाई हमने मान ली x है और चौड़ाई मान ली y है, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। तो 2x और 2 ही y आएगा। तो 2x प्लस 2y का परिमाप कितना हो गया? 220। 2 से भाग कर देंगे, 1 1 0 हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई जोड़ के जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 110 मीटर। पूछा क्या गया है, यदि आगे क्या कह रहा है, यदि हॉल की चारों दीवारों को 10 रुपए प्रति मीटर की दर से पेंट करने की लागत 11,000 है तो हॉल का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए वो ये वाली दीवार चारों दीवार पर पुताई करनी है ना। तो क्या हो गया कि यहाँ पे अगर x हैगा ये वाली दीवार के लिए तो क्या हो जाएगा, हमने ऊंचाई मान ली h हैगा। तो दो इस तरह की सेम लंबाई और ऊंचाई की दीवार मिलेगी, एक ये पीछे वाली भी सेम मिलेगी। तो क्या हो जाएगा 2x गुणा h, है ना। एरिया हो गया। और सेम ही ऐसे चौड़ाई के केस में होगा, चौड़ाई y हो जाएगी और ऊंचाई h हो जाएगी। अब ये दीवार और ये दीवार की एरिया बराबर जाएगा तो 2 गुणा y गुणा h हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो कॉमन मिलता है वो हम कॉमन निकाल लेंगे और इसका ना इस पूरे को जो है 10 रुपए प्रति के हिसाब से जब कीमत लगती है तो टोटल खर्च आता है 11,000 रुपए का। ये हो गया। बस यहीं पे सोल्व कर लें, 10 से ये 0 चला जाएगा। इसमें जो है देखेंगे 2h कॉमन आ जाएगा तो 2h कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x और y बच जाएगा। x प्लस वाई बराबर 1100। x प्लस वाई की वैल्यू हम जानते हैं, ये है 110 बराबर 110, ये हो गया 2h। 110 से भाग करेंगे ये 10 आएगा, 2 से भाग करेंगे 5, तो h हमें मिला 5। ठीक है, ऊंचाई हमें 5 मिली है लेकिन और कोई रिलेशन नहीं है कि जिससे हम x और y की वैल्यूज को निकाल पाए, है ना। अब अगर एक हिसाब से हम मान भी लें कि x मैक्सिमम वैल्यू को मान के चले, है ना, मैक्सिमम एरिया किस में आएगा, वो तब आएगा जब x हमारा 55 होगा और y भी 55 होगा, है ना। इसका आधा आधा बांट दिया। तो अगर हम इसकी भी गुणा करेंगे तो हमें जो है ना, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। इन सब की गुणा करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। मतलब कि ये जो मैक्सिमम मिलेगा आप इसको निकालेंगे 55 55 को, 55 गुणा 55, 11 गुणा 5 हुआ, 11 गुणा 5 25 हो जाएगा। 25 को 11 से करेंगे तो 5 2 7 और ये 2 हो जाएगा। 11 करेंगे 5 7 5 12 हो जाएगा और 7 2 9 1 10 हो जाएगा। 325 ये मैक्सिमम एरिया आएगा, है ना। इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, हाइट 5 आई है तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा और 5 दिया 15। मैक्सिमम वॉल्यूम ये आएगा 15,125, जो ऑप्शन में हमें दिया ही नहीं है। तो ये हमारे सारे ये क्वेश्चन ही बेसिकली गलत है, आप आयतन निकाल ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर सिस्टम विफलता का सामना करते समय पहला चरण क्या होना चाहिए ना, विफलता। सिस्टम में फेलियर होने पर अब एकदम से कोई चीज फेल नहीं होती, धीरे धीरे होती है। तो समस्या की रिपोर्ट करें और आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन करें। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युतापन उपकरणों में शुद्ध धातुओं की तुलना में मिश्र धातुओं को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता सामान्य धातुओं की तुलना में अधिक होती है। जैसे आप नाइक्रोम की बात करें, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ है तो उसकी प्रतिरोधकता बहुत अच्छी होती है ना, और वो हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कर जाता है। ई एफ जी एच पी क्यू और आर एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। ये गोल मेज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए।
क्या क्या रहा, एफ जो है ई के दाएं से चौथे स्थान पर है। ई यहाँ हो गया, ई के दाएं से चौथे स्थान पर कौन हो गया, एफ हो गया। एफ और एच के बीच आर बैठा हुआ, एफ इधर है, एफ और एच के बीच आर इधर हो जाएगा, या फिर एफ और एच के बीच आर इधर होगा। एच जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई का निकटतम पड़ोसी यहाँ एच हो गया, तो हम इसे हटा देंगे, इसने मना किया है साफ साफ, तो यहाँ पे एच और आर नहीं बैठे, ये क्लियर कर दिया गया। आर और एच की पोजीशन ये हो गई। ई और जी के बीच केवल पी बैठा हुआ, अब ई और जी के बीच इधर नहीं बैठा सकते, ई और जी के बीच पी इधर ही बैठेगा। ठीक है, जी के दाएं से गिनती करने पर जी और क्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, जी ये रहा, जी का दाएं इधर हो जाएगा, क्यू कहाँ पे, क्यू ये खाली जगह, ये क्यू की हो गई। जी और क्यू के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, एक दो, ऑप्शन 4 का 2 करेक्ट हो जाएगा। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, यह हुआ 18 दिन। बी उसी कार्य को जो है 14 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने 7 दिन में कार्य को पूरा कर लिया, और ए बी और सी तीनों ने मिलकर 7 दिन में पूरा कर लिया। हम इसका फैक्टर करें, 9 गुणा 2 7 गुणा 2 आएगा, ये 7 गुणा 2 और ये 7 आ गया। अब 7 एक बार लेंगे, 2 एक बार लेंगे और 9 ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 7 गुणा 2 गुणा 9 है ना। 18 से भाग करेंगे तो 7 मिलेगा, 14 से भाग करेंगे तो 9 मिलेगा, और 7 से भाग करेंगे तो ये 18 मिलेगा। पूछा है सी अकेले उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। ए की एफिशिएंसी मिली हमें, ये एफिशिएंसी होती है, टोटल वर्क होता है। ए की एफिशिएंसी 7 हुई, बी की एफिशिएंसी 9 हुई, है ना। टोटल एफिशिएंसी पता है हमें 18 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तभी 18 होगा। पूछा गया है कि जो है सी अकेले उस कार्य को कितने समय में कर सकता है। अब टोटल काम है ये 7 गुणा 2 गुणा 9, सी की एफिशिएंसी है 2, 2 से भाग कर देंगे, 9 सते 63, 63 दिन का समय लगेगा सी को अकेले करने में। एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये कोड किया गया, इसको ये कोड किया गया। डी के लिए कोड क्या होगा, डी इधर है, डी इधर है। अब एक ऐसा कोड होगा जो दोनों में कॉमन होगा। 8 देखे कहीं नहीं है तो 8 नहीं हो सकता, एक देखे एक है, तो डी का कोड 1 हो जाएगा, ऑप्शन 2 का 1। एक लड़का 5 किलोमीटर की चाल से विद्यालय जाता है और 14 किलोमीटर की चाल से वो घर वापस आ जाता है। उसे विद्यालय जाने और घर वापस आने में कुल 8 घंटे समय लगते हैं। अब देखिए, जो है ये घर था और ये था विद्यालय, है ना। ये 5 किलोमीटर की चाल से चला गया, यहाँ पे उसे T1 समय लगेगा, और ये जो है वापिस आया 14 किलोमीटर की चाल से, समय यहाँ पे लगा T2, दोनों को मिला के लगा 8 घंटे। T1 प्लस T2 बराबर हो जाएगा 8 घंटे। ये डिस्टेंस हमने मान ली x, तो x ही गया, x ही वापस आया, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी हुई, x हुई, स्पीड कितनी है जाने की, 5 है ये, और वापस भी है x ही डिस्टेंस ट्रेवल करी, 14 किलोमीटर की स्पीड से आया, ये 8 हो गया, x कॉमन हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 70 हो जाएगा, 14 बचे, 5 से भाग करें 14 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, बराबर 8। एक्स हमें कितना मिलेगा, 8 गुणा 70 हो जाएगा ये, और बटे में हो जाएगा 19। उसके घर और विद्यालय की भी बस ही एक्स की ही वैल्यू पूछी गई है, विद्यालय की दूरी बस इसे निकाल लीजिए भाग करके। 19 से ये 3 बार में जाएगा, और कितना बचेगा, 57 होता है तो 13 बच जाएगा, 1301 एक और ले ले तो ये कितनी बार में जाएगा, 19 का 14, ये 3.6 समथिंग आया। इसे प्रिसाइज और काट सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, यहीं पे हम देख लेते हैं। 8 छिंग 48 का 8 हो जाएगा, 4 8 3 24, 24 में 4 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 28, 88.8। अब ये देखिए प्रिसाइज में हमने नहीं काटा, अभी समथिंग और आएगा, मान लीजिए 3.65 है तो ये और बढ़ता ही चला जाएगा, यानी कि 28.8 से बड़ा ही आंसर आएगा। 28.8 से सारे छोटे ही हैं, केवल यही बड़ा है, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को किसी विशेष प्रेषक से प्राप्त ईमेल को शीघ्रता से खोजने की सुविधा देता है, वो है सॉर्टिंग कर देना। ड्राफ्टिंग क्या होती है, किसी मेल को भेजने से पूर्व जब सेव करते हैं तो वो ड्राफ्ट में सेव होता है, यानी कि आपने सिर्फ बनाया है, हो सकता है आप उसमें बाद में मॉडिफाई करना चाहें, तो वो होता है ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब समान तापमान पर दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। अब देखिए जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता वो हाई से लो की तरफ होता है ना, उससे कम की तरफ। अब जब दो समान तापमान होगा तो जो है डिफरेंस रहेगा ही नहीं, तो डिफरेंस रहेगा ही नहीं तो ट्रांसफर भी नहीं होगा कुछ भी, है ना। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई ऊष्मा अंतरित नहीं होती है ना। यहाँ पे देखिए हाई से लो यानी कि यहाँ पे कम है, अंतर हुआ तो हाई से लो की तरफ मोमेंट होगा ऊष्मा का। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, कुछ सेब जो भी हो वो होंगे तो 100% ही, है ना। 40% सेब बेच दिए गए और जो है 900 सेब है तो 60% सेब है जिसकी वैल्यू उसने वैल्यू दे दी है ना, क्वांटिटी दे दी है 900 हो गया। प्रारंभ में उसके पास कितने थे सेब थे, तो 100% की क्वांटिटी पूछी गई, हमने मान लिया है प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की गुणा होगी 60 से तो 60 आ जाएगा बटे में, ऊपर आ जाएगा 100% गुणा हो जाएगा 900। ये परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, दो से ये 3 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15 और ये 2 0, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमें दिए गए इक्वेशन, इसका हमें मान निकालना। अब यहाँ देखेंगे यहाँ 10 की टर्म्स में है ना, ये 10 स्क्वायर है, ये जस्ट उसका उल्टा ही आएगा। तो आप इस वैल्यू को 10 में कन्वर्ट कर, यहाँ से आप कोस को कॉमन लेंगे, कोस आप जब कॉमन लेंगे तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा हो जाएगा, है ना, जो होता है टेन थीटा प्लस का 1 बचेगा यहाँ पे। ऐसे ही आप नीचे से भी कोस को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये टेन थीटा हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में है ये 12। ये कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, टेन थीटा प्लस का 1 ये हो जाएगा 12, टेन थीटा माइनस का 12। ठीक है, इसमें से ये घटा दें कितना हो जाएगा 11, टेन थीटा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 13 हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे 13/11, टेन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 13/11। इसमें रख देंगे, ये स्क्वायर में है और ये टेन थीटा है तो स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 121 गुणा 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, माइनस का 3 बटे में ये उसका उल्टा आएगा तो कोट थीटा, यहाँ से हम कोट थीटा को निकालें तो क्या हो जाएगा उल्टा 11/13 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 121 बटे में 169 हो जाएगा, तो यहाँ 169 गुणा 121/169, ये प्लस का 1, 169 यहाँ पे 169 यहाँ कट जाएगा, 121 यहाँ पे 121 कट जाएगा। अब इसमें से ये घटा दें कितना हो जाएगा 166 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे 122 हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 6 एक बचेगा, 2 से भाग करेंगे ये 8 और 3 हो जाएगा, तो 83/61, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। समुच्चय हमें देखना है, अब जो रिलेशन इन दोनों में लगे वही हमें आंसर में भी खोजना है। तो देखिए 4 दूनी 8 हुआ, 6 दूनी 12 हुआ है ना, 9 दूनी 18 हो रहा है, 11 दूनी नहीं हो रहा है, 8 दूनी 16 हो रहा है, 3 दूनी 6 इसमें नहीं हो रहा है, ये कट गया। अब 2 में मिला, बाकी का हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 10 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी 10 जुड़ा हुआ है, तो इसमें 10 जोड़ेंगे 28 हो रहा है और इसमें 10 जोड़ेंगे 26 हो रहा है। अब देखिए ये हाफ हो गया है ना, 22 में 2 भाग कर दिया 11 है, 18 में 2 भाग किया, हम यहाँ पे भी 2 भाग करें तो हमें 14 आना चाहिए था, नहीं आया तो गलत हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन बच गया, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल स्थान ए से चलना शुरू करता है, ये स्थान ए हुआ और चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 14 मीटर चलता है, ये 14 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, उसका दाएं इधर हो जाएगा और 9 मीटर चलता है, ये 9 मीटर हो गया, फिर दाएं मुड़ता है और 37 मीटर चलता है। अब 37 मीटर चलेगा तो ये 14 चलेगा और बाकी कितना बच जाएगा 23, 23 वो ये हो गया है ना, तब जाके 37 होगा। ठीक है, और बिंदु बी पर रुक जाता है, ये हो गया उसका बिंदु बी, रुक जाता है। जयंती जो है स्थान जेड से चलना शुरू करती है, जेड कहाँ पे है, जो स्थान बी से 15 मीटर पूर्व की हो रहा है, स्थान बी हो गया 15 मीटर पूर्व हो गया, यहाँ पे क्या स्थान हुआ, ये जेड हुआ, वह पूर्व की ओर 11 मीटर चलती है।
है ना, ये स्थान हो गया, यहाँ से वो 11 मीटर चलती है, ये 11 मीटर हो गया। अब वो यहाँ पर है, ठीक है, बाएं मुड़ती, अब उसका बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और 42 मीटर चलती है। अब देखिए, ये और ये मिला के 37 था, है ना, तो इससे ये 5 मीटर ऊपर चली जाएगी, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया 5 मीटर ऊपर, ये पूरा डिस्टेंस था 37 और ये जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, ठीक है। बाएं मुड़ती है, अब उसका बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और 63 मीटर चलती है। अब 63 के लिए हम ये जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और 9 ये जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 63 चलना है तो कितना आगे निकल जाएगी, 13 में से 5 जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2, यानी कि वो निकल गई इससे 28 मीटर आगे, है ना। 63 में और बाएं मुड़ती, अब वो बाएं मुड़ेगी, ये हो गया बाएं, और 19 मीटर चलती है, तो 5 मीटर तो पहले ये चलेगी, और फिर 14 मीटर और चलेगी, तो ये 19 हो जाएगा, और ये बिल्कुल इसके ही सामने आ गई, ठीक है। वो और स्थान वाई पर रुक जाती है, ये स्थान हो गया उसका वाई। स्थान ए और स्थान वाई के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, इन दोनों के बीच दूरी कितनी आ रही है, ये 28 मीटर की, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 का 28 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है कुछ जहाज नाव है, तो कुछ जहाज जो है वो है नाव, ये हो गया सभी नाव पनडुब्बी हैं, ये हो गया सभी नाव पनडुब्बी, ठीक है। कुछ पनडुब्बी नौका है, ये हो गए कुछ पनडुब्बी नौका। निष्कर्ष क्या निकला, कुछ नौका नाव है, नौका ये रही, नाव ये रही, इनके बीच कोई रिलेशन है नहीं। कुछ नौका जहाज है, नौका ये रही, जहाज ये, कोई रिलेशन दिया नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ना तो निष्कर्ष एक, ना ही दो अनुसरण करता है। ए का अर्थ भाग है, ये हमने भाग कर दिया, बी का अर्थ गुणा है, ये गुणा कर दी, सी का अर्थ प्लस है, ये प्लस कर दिया, डी का अर्थ माइनस है, ये माइनस कर दिया। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बस हमें सोल्व करना है। 7 से भाग करेंगे 5 बार में चला जाएगा, 9 तिया 27, और यहाँ से पहले प्लस था और बाद में माइनस था, इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 5 ये जोड़ देंगे 16, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीहू 9 AM पर एक कार से अपने ऑफिस पहुंचने के लिए निकलती है ना, तो जो है अपने घर से वो जा रही है ऑफिस, ये निकलती है 9 AM पर, जो 20 किलोमीटर दूर है, इसके बीच की दूरी हो गई 20 किलोमीटर की। वह शुरुआती 10 किलोमीटर, यानी कि जो आधा है 10 किलोमीटर 30 मिनट में तय करती है, 30 मिनट में तय करती है, और वह 10 AM पर पहुंच जाती है, तो 9 बजे यहाँ और 10 बजे यहाँ पहुंची, है ना। कितना समय लगा, 1 घंटे का लगा, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 30 मिनट यहाँ लगे तो 30 मिनट बाकी के 10 किलोमीटर चलने में लगेगा। तो पीहू की गति क्या थी, अब देखिए, है ना, सेम ही स्पीड से चली, तभी तो जो है 30 मिनट यहाँ लगे और 30 मिनट यहाँ पे लगे। अगर स्पीड बदलती, मान लीजिए अगर वो ज्यादा स्पीड से चलती तो यहाँ पे कम मिनट लगते, और अगर कम स्पीड से चलते ज्यादा मिनट लगते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी हमें स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, समय में कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब है स्पीड हमारी ये जो है पीहू की समान रही है, यानी एक समान गति हो जाएगा, ऑप्शन 2। एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये कोड किया गया और इसको ये कोड किया गया, है ना, तो ई के लिए कोड क्या होगा, ई देखेंगे इधर है, इधर, यानी दोनों में एक ऐसा कोड है जो कॉमन होगा, 8 यहाँ पे 8 नहीं है, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो ई का कोड क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन 3 का 3 करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का मैस है, ये दिया हुआ है, उनमें से जो है लेस है के गुणनखंडों के फैक्टर, है ना, 7 और 9 दिए हैं, इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए वो जो संख्याएं हैं वो दो संख्या x और y, उसमें एक का फैक्टर हुआ 7, दूसरे एक का रेशो हुआ 7, दूसरे का 9 हुआ, है ना। अब एक्चुअल वैल्यू तो पता नहीं है, तो 7x हो गया और 9x हो गया। अभी जो x होता है ना, यही HCF का मान होता है ना, क्योंकि दोनों में यही वैल्यू कॉमन है, तो यही 62 हो गया, तो हो गया 7 गुणा 62, और ये हो जाएगा 9 गुणा 62,
ठीक है। अब जब हम आप इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 × 9 × 62, वही कह रहा है एलसीएम के गुणनखंडों के अन्य दो गुणज है ना। अन्य दो गुणज क्या हो गए, ये हो गए 7 और 9। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का संभावित मान ज्ञात किए। छोटी संख्या क्या आएगी, वही आएगी जिसका रेशो छोटा होगा, तो बस इन दोनों की गुणा कर देनी है। 7 दूनी 14 का 4, 7 6 42 और 1 43, वो संख्या हो जाएगी 434। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ देखेंगे -2 हो रहा है, -2, अगला -2 क्या कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21। 21 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हमें एक और नंबर निकालना होगा। टी का नंबर होता है 20, क्यू का नंबर 17, एम का नंबर होता है 13। यहाँ देखेंगे -3 हुआ, यहाँ पे -4 हुआ है ना, 3 4, फिर अगला -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 इसका होता है, एच का होता है, तो 21 से पहले एच, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उस युग्म का चयन किए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करे, नीचे दिए गए युग्म समुच्चय का अनुसरण करता है। अब देखिए बस इसका रिलेशन लगाते हैं। आर का नंबर होता है 18, डब्ल्यू का नंबर 23, यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है, बी का नंबर 2, जी का 7, प्लस का 5 हो रहा है, बस +5 को चेक कर लीजिए। डब्ल्यू का नंबर 23 होता है, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 22 जोड़ेंगे तो हमें 28 मिलेगा, यानी कि बी मिलना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है। एच का नंबर होता है 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, जो एम का नंबर होता है। डी का नंबर 4, एच का 8, यहाँ पे 4 जुड़ा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। टी का नंबर 20, ये 23, यहाँ पे 3 जुड़ा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। 5 केवल इसी में जोड़ा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 12 का हो गया, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 12 का हो गया, है ना। और इसमें देखें तो कितना हो गया, ये 8 और ये 1, 18 का हो गया। यहाँ पे भी 18 का डिफरेंस हो गया। अब इसमें देखेंगे तो कितने का मिलेगा, 24 का मिलेगा, यहाँ पे भी 24 का हो रहा है ना। तो दो लगातार कंटिन्यू इस तरह से मिल रहा है, 12 हुआ, फिर 6 जोड़ा 18 हो गया, और फिर 6 जोड़ा 24 हो गया। अगले में जो क्या हो जाएगा, 6 6 जुड़ रहा है तो यहाँ 6 जुड़ेगा, 24 में 6 30 हो जाएगा, तो इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, और ये 12 3 5 55 15 55 155 संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा की दिशा का उचित वर्णन करता है ना। विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के बिल्कुल विपरीत बताया, ऑप्शन जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो धनात्मक आवेश होता है प्रवाह की दिशा के ही दिशा में प्रवाहित होती है विद्युत धारा, इस बात को भी आप याद रखिए ना। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और प्रोटॉन जिस दिशा में भर रहा होता है धारा भी उसी दिशा में भर रही होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके अपोजिट धारा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल में 5S संकल्पना का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। वो है सुगम अभिगम्यता के लिए उपकरण सामग्री को व्यवस्थित रूप से रखना, है ना। हर चीज की शॉर्टिंग करें, व्यवस्थित जगह पे रखें, जहां से ले वहीं उठा के रखें, तो ये 5S के रूल्स हैंगे, है ना। कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें। कार्यस्थल पर आग लगने पर तत्काल क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, है ना। आग लगे तुरंत अलार्म बजा, लोगों को अलर्ट करें और क्षेत्र को खाली करा दें, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उष्मा का कुचालक निम्न में से कौन होता है जो उष्मा को प्रवाहित न होने दे, उस जो हो जाएगा ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधनों की तुलना में सौर ऊर्जा का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। सौर ऊर्जा प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और नवीनीकरण ऊर्जा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट आर्किटेक्ट में डीएनएस डोमेन नेटवर्क है ना सिस्टम की भूमिका का उचित वर्णन करता है। अब ये डोमेन होता है वो जो है प्रत्येक डिवाइस के लिए एक आईपी एड्रेस अलॉट करता है, ताकि आप वेब ब्राउज़र सर्वर का पता लगाएं। मतलब आप जहां से एक्सेस कर रहे हैं मोबाइल से, इंटरनेट का, हर चीज में एक आईपी एड्रेस होता है। इसी से पता चल जाता है कि ये किस डिवाइस का यूज करके एक्सेस किया जा रहा है। ऑप्शन जो है हमारा ये 3 करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ज्वाइनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया, वहां से भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।